नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम खबर पर नज़र में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम लाते हैं दिन भर की जुड़ी अहम खबरों को और उन पर बात करते हैं अपने संवाददाताओं के साथ। और सबसे पहले खबर ले लेते हैं साल 2022 के आखिरी सूर्य ग्रहण से जुड़ी। भारत सहित दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखे इस साल के दूसरे और अंतिम सूर्य ग्रहण के नज़ारे। भारत में शाम 4:29 पर ये शुरू हुआ था और अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, वृंदावन, दिल्ली, एनसीआर सहित देश के कई स्थानों पर आंशिक सूर्य ग्रहण के अद्भुत नज़ारे दिखाई पड़ने लगे थे। आने वाले वर्षों में कई और सूर्य ग्रहण होंगे, लेकिन भारत में साल 2032 में ही सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा। इसीलिए ये ग्रहण बेहद अहम हो गया। और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे और लोग जो सूर्य ग्रहण के नज़ारे देश भर से देख रहे थे। हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ, जो नेहरू तारामंडल में इस वक्त मौजूद हैं। ओपी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण, हालांकि इसे सामान्य खगोलीय घटना कहा जाता है, लेकिन इसका आंशिक होना और इसके बाद कहा जा रहा है कि एक लंबे अरसे के बाद ये फिर से दिखाई देगा। किस तरह का उत्साह दिखाई दिया, किस तरह की तैयारियां थी वहां पर? जी, कोरोना के बाद 2 साल का जो ब्रेक रहा, उससे लोगों ने कभी इस तरह की खगोलीय घटनाओं को साक्षात या जीवंत नहीं देखा था। लेकिन उसके बाद ये आज 25 तारीख को दीपावली के दूसरे दिन जब आंशिक सूर्य ग्रहण का नज़ारा देखने को मिला, तो दिल्ली सहित आसपास के इलाकों से बहुत सारे लोग नेहरू तारामंडल में आए हुए थे। उन लोगों को यही उत्सुकता थी कि इस बार का सूर्य ग्रहण किस तरह का होगा, कितना आंशिक तौर पे भारत में दिखाई देगा, दिल्ली में इसका कितना असर रहेगा और देश के अन्य भागों में कितना रहेगा। तो निश्चित तौर पर इसको जितना उत्सुकता से खगोलीय वैज्ञानिक और खगोल प्रेमी देख रहे थे, उतना ही जो आम नागरिक है उनमें भी उत्सुकता और रोमांचक का नज़ारा था। यही वजह है कि यहाँ सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक लोगों की भीड़ काफ़ी तादाद में देखने को मिली। ये जो घटना घटी, सुबह से ही लोगों के जहन में ये था कि ये कितने बजे होगा, लेकिन जब शाम को 4:29 जब सूर्य ग्रहण शुरू हुआ, तो 5:42 तक जब तक ये कंटिन्यू चला, उस दौरान जो एस्ट्रोलॉजर हैं, इसके अलावा जो आम नागरिक हैं, वो इसको वो लेप्टोस्कोप के जरिए न केवल देखते रहे, बल्कि आंखों में जो सेप्टिक वाले चश्मे लगाकर उन्होंने खुद भी इसको साक्षात निहारा। तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए न केवल अनुभव था, बल्कि एक अद्भुत नज़ारा और रोमांचक करने वाला समय था। तो इस खगोलीय घटना के दौरान अगर दिल्ली में बात करें तो ये तकरीबन 1 घंटा और 13 मिनट का समय दिया इसने। मुंबई में 1 घंटा और 19 मिनट का दिया, कोलकाता में तकरीबन 31 मिनट और चेन्नई में 12 मिनट का समय सूर्य ग्रहण का लोगों ने देखा। इसके अलावा भारत सहित दुनिया के अन्य इलाकों में भी इसको देखा गया। यूरोप, उत्तर पूर्व अफ्रीका और पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया सहित प्रशांत महासागर कई इलाकों में सूर्य ग्रहण का नज़ारा देश और दुनिया के लोगों ने न केवल देखा, बल्कि इस खगोलीय घटना के जीवंत साक्षी भी बनी। अगर भारत में बात करें, दिल्ली में नेहरू प्लेनेटोरियम की जो प्रबंधन की जो काम देख रही हैं, वो मैडम प्रेरणा चंद्रा हैं, जिन्होंने सुबह से यहाँ माकूल व्यवस्था कर रखी थी और 6 लैप्टोस्कोप यहाँ लगा रखे थे। और जो दर्शक हैं, जो श्रोता है, खगोल प्रेमी है, उनके लिए कई तरह की जानकारी और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अलग अलग टीम यहाँ तैनात कर रखी थी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे ये नज़ारा न केवल अद्भुत रहा, बल्कि अलौकिक भी रहा, क्योंकि अगले 10 साल बाद ये घटना फिर से घटेगी, यानी 2032 में ये सूर्य ग्रहण भारत में देखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर इतने अंतराल के बाद और बीते 2 साल का जो कोरोना का गैप रहा, इससे लोगों में इसको लेकर न केवल क्यूरियोसिटी रही, बल्कि यहाँ उत्सुकता के वजह से वो लोग परिवार के साथ हर उम्र वर्ग का व्यक्ति यहाँ देखने को मिला। अभी हमारे साथ खुद प्रेरणा मौजूद है, ये बात करते हैं इनसे। मैडम, अगर बात करें ये खगोलीय घटना की, 2 साल कोरोना का पीरियड रहा और अभी ये दीपावली के दूसरे दिन अद्भुत और शानदार संयोग रहा, तो किस तरह आपने इसको अंजाम दिया और कैसा आप देख रहे हैं अभी इस घटना को, जब ये सूर्य ग्रहण पूरा हो चुका देश भर में? बिल्कुल। थोड़ा सा जब ये आंशिक सूर्य ग्रहण के बारे में जब हम तैयारी कर रहे थे, थोड़े से स्पेक्टिकल थे, क्योंकि ये दिवाली के जस्ट बाद में है, तो थोड़ा सा हम ये सोच रहे थे कि शायद लोग इतनी तादाद में नहीं आएंगे और यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जस्ट त्यौहार के अगले ही दिन था। पर हमें बहुत अच्छा लगा कि बहुत भारी मात्रा में दिल्ली एनसीआर, बल्कि दिल्ली के पास के इलाके नहीं, बल्कि गाजियाबाद, फरीदाबाद जैसे दूर दराज इलाकों से लोगों ने, सब परिवार आके ये खगोलीय घटना का आनंद उठाया। इसकी तैयारी के लिए प्लानिटेरियम ने अपने टेलीस्कोप सोलर फिल्टर्स के साथ रैप करके विद प्रोटेक्टिव फिल्टर्स एंड ऑल खासा तैयारी करी थी, ताकि किसी तरीके से लोग अपना देखते समय अपनी आंखों को हर्ट ना करें। सोलर गॉगल्स अवेलेबल थे, वो खरीद कर खुद भी इस नज़ारे का आनंद उठा सकते थे। खगोलीय घटना की अगर ये बात करें
तो ये एक तो बिल्कुल दिवाली के अगले दिन है और साथ में 2 साल के कोरोना के अंतराल के बाद इस तरीके की कोई बड़ी खगोलीय घटना हम भारत से देख पा रहे हैं। तो लोगों में खासा उत्साह था इसके बारे में और लोग इसको देखना चाहते थे, अपनी आंखों से देखना चाहते थे। बात करें कि भारत में इसको तकरीबन 30% औसत एवरेज के साथ दिखाई दिया ये, और चाइना की बात करें तो 80% दिखाई दिया। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी अलग अलग समय इसका रहा, तो कि इसका कितना महत्व है अगर एज ए खगोलविद आपसे बात करें? बिल्कुल, जो इस खगोल शास्त्र से जो जुड़े लोग हैं, जो सूर्य पे प्लैनेट की गणनाओं पे, प्लैनेट की गति से रिलेटेड जो क्वांटिटेटिव सर्च करते हैं, शोध करते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं इन इलाकों पे, उनके लिए एक बहुत बड़ी घटना होती है, क्योंकि कुछ समय के अंतराल के लिए सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा के आ जाने से बाधित हो जाता है। तो सूरज का प्रकाश, जैसे हम सब जानते हैं, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। अगर वो कुछ समय के लिए बाधित हो जाए तो उससे जनसाधारण पर बाकी चीज़ों पे क्या असर पड़ता है, ये एक रोमांचक बात है। और जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं वो इस पे डेफिनेटली अध्ययन करते हैं। जहाँ तक की बात है हम प्लानिटेरियम की और एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर वो इसको अलग दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आंखों को सुकून देने वाला नज़ारा है। एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर कल दिवाली की रात से ही अपने कैंप लगा के ऐसी जगहों से अपनी एस्ट्रोफोटोग्राफी कर रहे हैं जहाँ से वो इस का बहुत ही क्लियर नज़ारा जो है वो देख सके। और प्लानिटेरियम में हमने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स देखा लोगों का, और भारी मात्रा में लोग आए और हम उन्हें दिखा पाए। ऐसा लग रहा है दिन में जैसे व्हाट्सएप हैक हो गया, कई लोगों को ये भ्रांति हो गई कि शायद ये सूर्य ग्रहण की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। कहीं मौसम में भी आंशिक बदलाव सा दिखाई दिया, तो कुछ लोगों ने इसके कयास लगाया कि ये सूर्य ग्रहण की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है, तापमान में कुछ अंतर हुआ है और बादल छाए हुए। तो इस तरह की कई भ्रांतियाँ, तो ये क्या वास्तव में ये इससे कोई संदर्भ है या ये नेचुरल है? तो आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दिया और हमारे संवाददाता ओपी यादव नेहरू तारामंडल से इसके बारे में जानकारी दे रहे थे और अपने आप में किस तरह से लोगों में उत्साह था उन्होंने बताया। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने इसे देखा और महत्वपूर्ण ये था, ये आंशिक सूर्य ग्रहण था और अब 2032 में इस तरह का सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो इसके लिए जो खगोल शास्त्री हैं, खगोलविद हैं, उनमें भी बेहद उत्सुकता थी और अपने आप में इस खगोलीय घटना को देखने के लिए इसकी तमाम जानकारी हमारे संवाददाता हमें दे रहे थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री बन गए हैं। आज किंग चार्ल्स की ओर से ऋषि को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया। दोनों की मुलाकात बकिंघम पैलेस के कमरा नंबर 1844 में हुई, जहां उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले टेलीविजन भाषण में सुनक ने कहा कि वो इस समर्थन का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हुए लोगों के लिए कार्य करेंगे। सुनक ने कहा कि इस समय उनका देश एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। कोविड के बाद की मुश्किलें अभी भी बनी हुई हैं। यहाँ उन्होंने बदलाव लाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस की प्रशंसा की और कहा कि उनसे कुछ गलतियां हुई लेकिन उनका इरादा बुरा नहीं था। सुनक ने कहा कि उन्हें पुराने प्रधानमंत्रियों की गई गलतियों को ठीक करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है और वो काम अभी से शुरू होता है। सुनक ने कहा कि वो जल्द ही अपनी कैबिनेट का गठन कर लेंगे। और 42 वर्षीय ऋषि सुनक ने 200 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवेश किया है। निवर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 6 सप्ताह के बाद ही अभी पिछले हफ्ते इस्तीफा दिया। कई महीनों के घोटालों और बाजार में उथल पुथल के चलते ट्रस के इस्तीफे के बाद दूसरी बार नए प्रधानमंत्री की दौड़ शुरू हो गई थी। सितंबर में बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद पार्टी के नेता के रूप में ट्रस ने सुनक को हरा दिया। ऋषि सुनक को ब्रिटेन के सबसे धनी राजनेता के रूप में भी जाना जाता है। और इसी पर और बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेघना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघना, कई मायनों में अभूतपूर्व इसे कहा जा सकता है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ऋषि सुनक ने भी कहा कि पिछले प्रधानमंत्रियों की कई गलतियां हैं और उन्हें सुधारना उनकी प्राथमिकता है, तो किस तरह की चुनौतियां उनके सामने दिखाई देती हैं?
देखिए रमा, एक ऐसे सिचुएशन में, एक ऐसे मोड़ पर ऋषि सुनक कमान संभाल रहे हैं यूके की, ऐसे जिस परिस्थिति में इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन, राइजिंग प्राइसेस, ये सभी चीज़ें बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हैं और इनमें सुधार एक बहुत अहम एक पहलू है उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का और प्रायोरिटीज़ का भी। अगर हम देखें तो मार्केट्स का जो भरोसा है ऋषि सुनक पर नज़र आ रहा है, क्योंकि कल जैसे हमने देखा कि पेनी मॉर्डन ने जब विड्रॉ किया इस रेस से, पीएम बनने की रेस से, और उसके बाद जब फाइनल हो गया कि ऋषि सुनक ही बनेंगे अगले प्रधानमंत्री यूके के, उस समय मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। तो हो सकता है मार्केट का ट्रस्ट नज़र आए, लेकिन ऋषि सुनक इस बात को साफ तौर पर उन्होंने सामने भी रखा है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस जिम्मेदारी से बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं, बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं हैं। अहम बात ये होगी अब देखना कि सीनियर मिनिस्टर्स का जो चयन है, जो उनकी कैबिनेट होगी, जो उनके सीनियर मिनिस्टर्स होंगे, उसमें किन किन के नाम होंगे, किस तरीके से उनकी सरकार आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये कुछ अहम और प्रायोरिटी के निर्णय हैं जो कुछ ही समय में ले लिए जाएंगे। अगली बात यह है कि अगर हम देखें तो लिज ट्रस के कुछ फैसले, उनको कितना हद तक रिवर्स करेंगे या कितना मॉडिफाई करेंगे, क्या ब्लूप्रिंट होगा, क्या रोड मैप होगा, वो एक अहम प्रश्न है। अगर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं की बात करें तो राइजिंग प्राइसेस, एनर्जी प्राइस गारंटी स्कीम, उसके साथ ही इन्फ्लेशन जो है उसके अनुसार पेंशन हो या पेमेंट्स हो, इन सभी चीज़ों को देखना, और उसके साथ ही जो वर्कर्स नाराज़ हैं, कुछ वर्कर्स स्ट्राइक पर हैं, जो वर्कर्स नाराज़ हैं, उनको वापस किस तरीके से उनका ट्रस्ट जीता जाए। जो उन्होंने अपने संबोधन में भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर जब उन्होंने संबोधन किया तो उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट रूप से रखा कि ट्रस्ट जीतना है और मैं आपका ट्रस्ट जीतूंगा। तो ये एक अहम बात है। लेकिन अगर हम देखें तो ये इकोनॉमिक पहलू तो इसका है ही है, और उसके साथ ही अगर हम देखें तो यूक्रेन पर जो स्थिति है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, ये भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिसको साथ साथ मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो इसमें क्या उनका ब्लूप्रिंट रहेगा और किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मेघना, ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जो आर्थिक संकट है उस पर खास तौर पर उन्होंने फोकस किया, और जो जीत की वजह है ये बताया जा रहा है कि वो भी मुख्य रूप से वही बनी। तो उसमें किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं, उसमें क्या कुछ प्राथमिकताएं हो सकती हैं? देखिए, प्राथमिकताएं अगर उन्होंने उनके संबोधन को देखे तो उन्होंने कहा कि डेब्ट फ्री करना है, किस तरीके से हमारी जो आगे की जनरेशन्स हैं उन पर डेब्ट ना हो, जो ऐसा डेब्ट जो हम रिजॉल्व नहीं कर पाएँ। तो ये अगर हम देखें तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, विंटर्स आ रहे हैं तो एनर्जी प्राइसेस, किस तरीके से एनर्जी गारंटी स्कीम जो है उसको कैसे लागू किया जाए, या उसको कितना उसमें सब्सिडी दी जाए, ये एक अहम पहलू हो सकता है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो मार्केट्स में किस तरीके से, अगर हम देखें तो लिज ट्रस ने इस बारे में बात किया था कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो 2% से उन्होंने बढ़ाकर उन्होंने 3% कर दिया था, और ये कहा था कि जीडीपी के हिसाब से कंपैरिजन से इस चीज़ को 2 से 3% किया जा रहा है। लेकिन ऋषि सुनक ने इस बात को कहा कि ये आर्बिट्ररी है और ये अभी कोई मतलब एक पुख्ता डिसीजन नहीं है। अगर हम देखें तो अहम कुछ और डिसीजंस लेने की ज़रूरत है और जल्द लेने की ज़रूरत है, चूँकि मार्केट्स को अगर हम देखें किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इन्फ्लेशन एक बहुत अहम मुद्दा है, और जिस तरीके से ऑपोजिशन लगातार अटैक कर रहा है ऋषि सुनक को, और ये भी बात कह रहा है कि जनरल इलेक्शंस जल्दी से जल्दी हो। हालांकि ऋषि सुनक ने इस बात को साफ तौर पर रिफ्यूट किया है कि अर्ली जनरल इलेक्शंस नहीं होंगे। अगर लेबर पार्टी की बात करें, उसके अलावा लिबरल डेमोक्रेट्स की बात करें, ग्रीन पार्टी की बात करें या फिर स्कॉटिश नेशनल पार्टी की बात करें, सभी इस मत में है कि जनरल इलेक्शंस जो है वो जल्दी हो जाए। हालांकि ये जनरल इलेक्शंस होने अगर अपने समय पर होते हैं तो ये 2025 में जनवरी में होंगे, लेकिन जल्दी इलेक्शंस हो, क्योंकि ऐसा ऋषि सुनक के जो ऑपोजिशन में जो लोग हैं वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस की ज़रूरत है और लोगों का मैंडेट होना चाहिए पीएम बनने के लिए। लेकिन अभी अगर देखें तो इकोनॉमी की जो स्थिति है और जिस तरीके से कॉन्जर्वेटिव्स का सपोर्ट हासिल हुआ है ऋषि सुनक को, तो एक जो इम्पॉर्टेंट सबसे पहला प्रायोरिटी है कि किस तरीके से क्या मिनिस्टर्स चूज करने वाले हैं, कौन से उनके सीनियर मिनिस्टर्स होंगे, कैबिनेट कौन होगी, और उसके साथ ही इकोनॉमी के लिए क्या ब्लूप्रिंट है, और पहले कुछ डिसीजंस में जो अहम डिसीजंस होंगे उसमें क्या डिसीजन सामने आते हैं। बिल्कुल, और इसकी झलक दिखाई दे जाती है जब वो कहते हैं कि
इस तरह की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना प्राथमिकता होगी, जिससे कि जो ब्रेग्जिट के अवसर हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जा सके। साथ ही स्थिरता पर और यूनिटी पे काफ़ी जोर दिया उन्होंने। बिल्कुल, और स्थिरता और यूनिटी की अगर बात करें तो देखिए, अगर यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी और जो कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी अगर हम देखें तो जो ऋषि सुनक को जो कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी आ रहे हैं उसमें भी कंग्रेचुलेशंस के साथ साथ स्टेबिलिटी भी कई जगहों पर हमने देखा। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी जो कंग्रेचुलेटरी मैसेज आया उसमें कहा कि स्टेबिलिटी की आवश्यकता है और हम उम्मीद करते हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ यूके आगे बढ़े। अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स ने भी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से रोड मैप 2030 को आगे ले जाया जाए इसकी बात कही है। जो रोड मैप 2030 का जो विजन है भारत और यूके के बीच, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर बात कही है। और एक अहम बात भारत के पहलू से ये भी है कि अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो किस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दिवाली की डिलीवरी डेट थी, लेकिन इस तरीके का ट्यूमल्टस अगर हम देखें जो प्राइम मिनिस्टर का जो पद है पिछले अगर हम देखें 7-8 हफ्तों से जिस तरीके से बदलता आ रहा है जो लीडरशिप है, उस परिस्थिति में जो डिलीवरी डेट है वो सरपास हो चुकी है। आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भारत और यूके आगे बढ़ेंगे, ये भी एक अहम प्रश्न है। बिल्कुल, इसी दिशा में अगला सवाल पूछना चाहूँगी मेघना आपसे कि जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उन्हें बधाई दी है और 2030 के रोड मैप पर सहयोग की अपेक्षा भी उन्होंने की है, किस तरह से देखते हैं जो तमाम संबंध हैं उनको आगे बढ़ते हुए देखते हुए और वर्तमान परिदृश्य में जो घटनाक्रम में बदलाव हुआ है उसे देखते हुए? देखिए, ऋषि सुनक की जो लीडरशिप अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री बनते ही कई फर्स्ट्स उनके इस पद के साथ जुड़ गए हैं। अगर हम देखें तो तकरीबन 2 सेंचुरी के बाद सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके अलावा किंग चार्ल्स ने इन्हें शपथ दिलाई, तो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिसे किंग चार्ल्स ने शपथ दिलाई है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो एक इनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ये इसके कारण इनको फाइनेंशियल मार्केट्स में ज़्यादा भरोसेमंद माना जा रहा है, क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम कर चुके हैं और कई प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। तो एक ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पे लोग उनको ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी एक अहम विंडिकेशन इन्हें तब मिला जब इन्होंने जो अपने समर कैंपेन में जो लिज ट्रस के खिलाफ जो समर कैंपेन किया, उसमें कई ऐसी बातों को सामने रखा था। अगर टैक्स कट्स की बात करें, कई चीज़ों को सामने रखा था जो बाद में सच होती नजर आई लिज ट्रस के जो छोटा कार्यकाल रहा उसके दौरान। तो ये चीज़ें जो हैं वो उनको एक आशा की किरण के तौर पर देखी जा सकती हैं। उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको विंडिकेशन मिला, उनको एक सार्थकता मिली। और अब हम जब देखते हैं भारत और यूके के बीच के रिलेशनशिप को, तो इसमें किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में जो कंग्रेचुलेटरी ट्वीट था ऋषि सुनक के लिए, उसमें भी जो एक लिविंग ब्रिज के तौर पर कहा जो इंडियंस हैं जो यूके में रह रहे हैं उनको। उसके अलावा भी उन्होंने रोड मैप 2030 का जिक्र किया, जो एक विजन है किस तरीके से इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और साइंस, टेक और अन्य क्षेत्रों में कोलैबोरेशन को इंडिया और यूके के बीच और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक होपफुल कंग्रेचुलेटरी मैसेज था और उसके साथ ही विजन भी था कि किस दिशा में इंडिया और यूके को आगे बढ़ना है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी उसका एक अहम पहलू है। मेघना, इसी में जानना चाहेंगे क्योंकि आर्थिक पहलू तो बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर खासा फोकस है, सबकी निगाहें भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम ऋषि सुनक की पूरी स्पीच देखते हैं तो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें उनके आगे की दिशा दिखाई देती है? देखिए रमा, यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स हैं मेरे साथ जो मेरे पास जो अगर उनकी पूरी स्पीच अगर हम देखें तो तकरीबन 6 मिनट के आसपास की स्पीच थी। और अगर हम देखें तो लिज ट्रस की जो स्पीच रही वो तकरीबन 4 मिनट के आसपास थी, जब उन्होंने ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर से जब उन्होंने पदभार संभाला और उसके बाद उन्होंने जो संबोधन किया उसमें। और ये तकरीबन 6 मिनट की स्पीच थी, जो कि सेकेंड लॉन्गेस्ट स्पीच मानी जा रही है। बोरिस जॉनसन ने 11 मिनट की स्पीच दी थी जब उन्होंने पदभार संभाला था। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को उन्होंने सामने रखा है कि डिफिकल्ट डिसीजंस आने वाले हैं, मतलब कुछ ऐसे ठोस और कुछ अहम डिसीजंस आगे लिए जाएंगे, इस पर साफ तौर पर इशारा है। उसके अलावा प्रोफाउंड इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सीवियर है और
हमको घेरे हुए है, ये उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पर रखा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ट्रस्ट कमाया जाता है, भरोसा कमाया जाता है और मैं आपका भरोसा कमाऊंगा। ये उन लोगों को जवाब था, ऑपोजिशन में उन लोगों को जवाब था जो अर्ली जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और जो ऋषि सुनक को अगर हम देखें तो कई पैरामीटर्स पर देखें तो अपोज कर रहे हैं। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो उन्होंने ये कहा कि लिज ट्रस्ट के कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियों को फिक्स किया जाएगा और ये भी उन्होंने कहा, तो एक तरीके का एक्सेप्टेंस है कि कुछ गलतियां हुई हैं। उसके अलावा भी एक अहम चीज़ है कि कॉन्जर्वेटिव्स को किस तरीके से इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में, जब हम देख रहे हैं कॉन्जर्वेटिव लीडरशिप बार बार बदल रही है, ऐसी परिस्थिति में कॉन्जर्वेटिव्स को कैसे यूनाइट करके रखा जाए, जो टोरी एमपीज हैं उनको किस तरीके से यूनाइट करके रखा जाए, ये बहुत अहम एक चैलेंज होगा। बिसाइड्स उनका जो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो पूरा जो देश है वो फेस कर रहा है, उसके अलावा वो एक अहम चीज़ है। पेनी मॉर्डन ने भी जब अपना स्टेटमेंट उन्होंने जब विड्रॉ किया रेस से, तो उन्होंने कहा कि हम सभी पूरा सपोर्ट है, ऋषि हैज़ माय फुल सपोर्ट, ये उन्होंने ट्वीट किया था। हालांकि कई एमपीज़ ने भी इस बात को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर सामने रखा है कि हमारा पूरा सपोर्ट है, लेकिन हम जानते हैं कि ये ऐसी परिस्थिति में जब लीडरशिप बार बार बदल रही है तो ऐसे में यूनाइट करके रखना कॉन्जर्वेटिव्स को एक बहुत अहम पहलू है। तो इसके ऊपर भी उन्हें काम करना होगा और इसके बारे में भी उन्होंने लिखा भी, उन्होंने एक अपने जो संबोधन में उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। अगर हम देखें तो उन्होंने ये भी कहा कि आई एम नॉट डॉन्टेड बाय जॉब प्रेशर, जो मतलब एक तरीके आई एम नॉट डॉन्टेड बाय दिस, तो जो उनका अभी जॉब उन्होंने टेकअप किया है एज द प्राइम मिनिस्टर, उससे वो जो प्रेशर है अभी जो एक ऐसे सिचुएशन में उन्होंने टेकअप किया है प्राइम मिनिस्टर का पद, जहां पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है ऑलरेडी और इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक एक सिचुएशन से जूझ रहा है देश। कई तरह के दबाव दिखाई देते हैं मेघना, और आशाएं और अपेक्षाएं भी जो वहाँ के लोग हैं उनको काफ़ी हैं और दुनिया भर के इस पर नज़र है। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दीपावली को राजधानी दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद खूब पटाखे फोड़े गए और इस वजह से दिल्ली में हवा खराब स्तर पर पहुंच गई। रात में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 323 दर्ज किया गया। ये बेहद खराब स्तर होता है और आज सुबह में भी दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ देखा गया। कुछ इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया, जो बेहद खराब स्तर की श्रेणी में आता है। दिल्ली में आज सबसे ज़्यादा प्रदूषण पूसा में रहा, यहाँ AQI 420 के स्तर पर पहुंच गया। बीते कुछ दिनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो गया था, लेकिन अब फिर से जहरीली हवा बहने लगी है। और भाजपा ने पराली जलाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा ने कहा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण नहीं लगा रही है। भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख आदेश गुप्ता ने इसे लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 2 साल से जब भी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता था तो पंजाब में पराली को दोष देते थे। आज वो उन घटनाओं को क्यों नहीं रोक पा रही उनकी सरकार? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल फेल हो गई है पराली के प्रदूषण के कारण, पराली के प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए। और यही कारण है कि पूरे उत्तर भारत में, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, NCR हो, वहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, जिस तरह से PM10 और PM 2.5 बढ़ा है, उसका कारण पराली, पंजाब में पराली जलना है, जिसको रोक पाने में नाकाम आम आदमी पार्टी की सरकार हुई है। और हमारे संवाददाता, हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे ये जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, दिवाली के कारण दिवाली पर इसकी जिम्मेदारी डाली जाए या पहले से ही जो पराली जलाने की घटनाएं हैं या जिस बात का जिक्र बीजेपी ने किया है वो भी इसके लिए काफ़ी जिम्मेदार है? निश्चित तौर पर कहा जाए अगर रमा, क्योंकि एक दिन के जो पटाखे यहाँ पर फूटे हैं, मान लीजिए दिवाली के समय पर, उसको एक दिन के इंसिडेंट को हम इस पूरी घटनाक्रम का जिम्मेदार दोषी ठहराएं, वो ठीक नहीं होगा। हालांकि पिछले बार की अपेक्षा अगर इस बार देखा जाए तो ग्रीन दिवाली की तरफ लोग गए हैं और ऐसे में पराली का अगर मुद्दा हम देखें तो वो वाकई में गड़बड़ा रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि देखिए पंजाब की साइड में अगर मान के चलिए कि कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर, जिसमें
से संगरूर भी एक जिला आता है जहां पर कई सारी मात्रा में जो है पराली जलाई जाती है। इस समय धान की कटाई का समय है और काफी सारे इलाकों में मैंने खुद संगरूर का दौरा किया और उस समय देखा कि काफी सारी संख्या में जो है वहां पर पराली जलाई जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह रहता है कि 2 से 3 दिन तक ये जो धुआं है ये दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आ जाता है और उसके बाद फिर ये दमघोटू जो आबो हवा है उसका सामना हमें करना पड़ता है। और दोनों ही जगहों पे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं और ऐसे में निश्चित तौर पर जिम्मेदारी उनके कंधे पर आती है। और पराली को इसमें एक बड़ा रीजन माना जाए तो अगर हम सवाल पे ही रहें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पराली को माना जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो PM2.5 की मात्रा हो या PM10 की मात्रा हो वो बहुत ज्यादा इस वक्त आबो हवा में है। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा इस साल थोड़ा सा कम थोड़ी सी राहत इसमें मानी जा सकती है, लेकिन फिर भी अभी भी दमघोटू आबो हवा है और इसमें रेस्पिरेटरी कंडीशन जो है वो उस पर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है। बुजुर्ग हों चाहे बच्चे हों उनको सबसे ज्यादा नुकसान इसका उठाना पड़ता है। रमा, बिल्कुल। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से चंद्रशेखर ने भी बताया है कि इन्होंने भी कई इलाकों का दौरा किया और इन्होंने देखा कि किस तरह से पराली जलाने का जो दुष्प्रभाव है वो वातावरण पर पड़ता है और ये कोई नया मुद्दा नहीं है, काफ़ी समय से ये मुद्दा उठता भी रहा है, इस पर नियंत्रण की मांग भी उठती रही है। क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर रही है वहाँ? देखिए, सवाल यही है कि आखिर सरकारों ने किया क्या। दिल्ली सरकार ने जो पिछले कुछ वर्षों से जो समस्या दिख रही है, या फिर पंजाब सरकार जहां से ये कारण माना जा रहा है कि पंजाब के किसान जब पराली जलाते हैं तो वो पराली का धुआं वो दिल्ली और NCR और आसपास के उत्तर भारत में फैलता है। तो ऐसे में अभी आप देखें, केवल दीपावली के समय इस वक्त जो प्रदूषण हो रहा है यही एक समस्या नहीं है, अभी जाड़ा बाकी है। नवंबर महीने में अगर पराली इस तरह से जलती रही तो आने वाले समय में और समस्या हो सकती है। तो आखिर सरकार क्या कर रही है? जो आंकड़े आ रहे हैं, पंजाब में दीपावली के दिन 1000 से ज़्यादा लोगों ने किसानों ने पराली जलाई और पिछले 10 दिनों में, दीपावली से ठीक पहले 10 दिनों में ये जो पराली जलाने की घटना है उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिली, 5 से 6 गुना वृद्धि देखने को मिली। तो क्या राज्य सरकार आंख मूंदे बैठी हुई है? जो राहत देने की बात थी किसानों को कि उन्हें एक सीधी सहायता दी जाएगी कि वो पराली ना जलाएं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो पराली के दूसरे उपयोग और किसानों की आय बढ़ाने की बात थी, राज्य सरकार क्या उस पर काम कर रही है या नहीं कर रही, इस पर सवाल उठता है। क्योंकि जब आप सत्ता में होते हैं तब आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं, जब सत्ता में आप नहीं होते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्योंकि पंजाब में ये कहा था आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले चुनाव में कि वो किसानों को सीधी राहत देंगे, जिससे उनको पराली नहीं जलानी पड़ेगी। और जब पंजाब में सत्ता में नहीं थे तब दिल्ली में लगातार ये कहते थे कि पंजाब की वजह से, पंजाब के किसानों की वजह से दिल्ली में आबो हवा खराब हो रही है, चूंकि पराली जलाई जा रही है। अब आप दोनों जगह सत्ता में है, फिर ऐसे में आप प्रदूषण रोकने के लिए कर क्या रहे हैं? चूंकि ये बात, इसका जवाब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को देना होगा और आम आदमी पार्टी सरकार को देना होगा पंजाब की, क्योंकि ये एक सवाल है। क्योंकि अभी बहुत आगे आने वाले दिनों में भी ये चुनौती हो सकती है, पराली जलाने की घटना से दिल्ली में प्रदूषण खराब हो सकता है। बिल्कुल, बड़ी चुनौती है और सवाल भी बड़े हैं और बीजेपी ने इसी बात पर घेरा है। समय हमारे पास कम है। शैलेंद्र, आपका और चंद्रशेखर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।